नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने बाजी पलट दी है। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा नैरेटिव था, प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो नैरेटिव हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, पंक्चर कर दिया। राहुल गांधी पिछले 4 साल से बार बार लाल आंखें वाले स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे थे। कांग्रेस और राहुल के दोस्तों की पार्टी बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रही थी। चीन 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 वाला ही टेप बजाया जा रही थी। लेकिन आज चीन ने भी ये कह दिया कि हम LAC पर वापस लौट रहे हैं, भारत के साथ समझौता कर रहे हैं। और आज चीन ने ऐलान कर दिया कि भारत के साथ LAC का मामला सुलझ गया है। और बात सिर्फ चीन तक नहीं जा रुकी है। आज तो पुतिन ने भी कह दिया कि मैं और मोदी तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमें ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे की बात बिना ट्रांसलेटर के ही समझ जाते हैं। यकीन मानिए, महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही नारा एक बार फिर चलने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन एक बार फिर गूंजने वाला है। क्या राहुल ही मोदी को महाराष्ट्र में जीत दिलाएंगे? क्या राहुल की पार्टी की वजह से ही महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सत्ता में आएगी? क्या जो हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ, उससे भी बुरा हाल महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का होगा? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मुंबई की सड़कों पर पोस्टर योगी वाला लगा है, लेकिन बटेंगे और कटेंगे का असली इंपैक्ट दूसरी तरफ दिखने लगा है। चुनाव से पहले ही, सीटों के ऐलान से पहले ही महाअघाड़ी खेमा बटने लगा है, एक दूसरे से कटने लगा है। ये सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। सोचिए, 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी कुल 156 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना 78 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अजीत पवार गुट की एनसीपी 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महायुति में सब शॉर्टेड है। महाअघाड़ी में सीटों के ऐलान के नाम पर अब तक नील बटे सन्नाटा ही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाअघाड़ी में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स हो गई है, लेकिन अब तक सिर्फ हवाई बातें हो रही है। उम्मीदवारों का ऐलान आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से राहुल, ठाकरे, पवार का खेमा यही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। महाअघाड़ी में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। जो हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा है। नहीं, विवाद ऐसा कुछ नहीं। माननीय उद्धव जी के साथ मैंने बात की है। बहुत सारे जगह पर हमने बात, जो जगह है जिस पर थोड़ा सा चर्चा चल रही है, उस पर उनके साथ बात की है। नजदीक है वो सिंगल डिजिट के, वो तो कभी भी आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। आखिर हमें भी कुछ लिमिट है ना, हमें भी टाइम लिमिट है। कुछ चंद सीटों पे विवाद नहीं है, कुछ चर्चा का ये जरूर ये हो रहा है। बाकी कुछ ऐसी बड़ी संख्या नहीं है कि भाई जिसके बारे में कुछ ऐसा सोचना पड़े। महाविकास आघाड़ी में पूरा जिस तरह से कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार है और बाकी घटक पक्ष, इनके साथ में पूरा बिल्कुल अच्छे रीत से जो जगह का जो बंटवारा है वो पूरा होने के पहली लिस्ट आज लिस्ट हो जाए। महाअघाड़ी में सब कुछ फंसा फंसा दिख रहा है और फंसने की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। 40 साल पहले 20 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को आर्टिफिशियल यूनिटी बताते हुए उसे देश के लिए खतरा बताया था। और आज देश में इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मोदी को हराने के लिए एक आर्टिफिशियल यूनिटी खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें वो बुरी तरह फेल होती दिख रही है।
कांग्रेस पार्टी और तथाकथित उनके सहयोगी दल हैं, उनमें सहयोग कम और लड़ाई ज़्यादा दिखती है। एक सत्ता की लड़ाई है, सीटों की लड़ाई है, एक दूसरे पे कई चीज़ें कही जाती हैं। महाराष्ट्र में लगातार दिख रहा है कई दिनों से, झारखंड में भी दिखता है, नाराज़गी होती है, हमने लोकसभा में भी देखा, उनसे पहले चुनावों में भी देखा। तो ये कोई गठबंधन सेवा भाव से नहीं बना है, ये गठबंधन सत्ता भाव से ही बना है। ये पूरी स्थिति से यही दिखता है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल का एक सत्ता का खेल है और ये सत्ता की लड़ाई बिल्कुल सरेआम दिख रही है। राहुल ठाकरे और पवार पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव साथ साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे से सीटों के लिए लड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते शनिवार को महाअघाड़ी की 9 घंटे लंबी मीटिंग चली, सीटों पर फैसला नहीं हो पाया। रविवार को कांग्रेस की सेंट्रल और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन कैंसिल करनी पड़ी। और अब मंगलवार को कांग्रेस के नेता पहले शरद पवार से मिले, फिर मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ करीब 2.5 घंटे बैठे, फिर महाअघाड़ी की मीटिंग में सारे नेता एक छत के नीचे बैठे, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई कॉन्क्रीट डील पूरी नहीं कर सके। बस ऑल इज वेल वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ते रहे। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीज़ों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है, 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी के नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है, बहुत सारा। अभी तो पोला बहुत फूटने वाला है, पोला फूटने वाला है। अभी खेल शुरू हुआ है, बीजेपी ने खेल रखा था, अब बीजेपी का कैसा खेल टूटता है अब देखिए आ गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल खराब होने वाला है, लेकिन वो ये भूल गए कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा नेता है जो किसी भी पॉलिटिकल बैटल में जीत की 100% गारंटी है। हरियाणा ने अभी मोदी का ट्रेलर देखा है और अब महाराष्ट्र में भी वही रिपीट होने का अंदेशा है, और इसे आप मोदी की रूस वाली तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दुनिया के 25 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी 73% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं। मोदी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% से ज्यादा है। हरियाणा की एक जीत से मोदी का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जा पहुंचा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। जब इस साल दूसरी बार नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। ये ब्रिक्स में भारत का बढ़ता कद ही है जिसने रूस के राष्ट्रपति को भी मोदी के सामने ये कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत रूस के रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि मोदी बिना अनुवाद के ही सब समझ जाएंगे। अगर तस्वीरें वोटर्स के दिल और दिमाग पर इम्पैक्ट डालती है तो यकीनन रूस से आई मोदी और पुतिन की हंसती मुस्कुराती इन तस्वीरों का असर महाराष्ट्र के वोटर्स पर पड़ेगा। सिर्फ रूस ही क्यों, मोदी ने ब्रिक्स जाके पुतिन से भी दोस्ती मजबूत की है और जिनपिंग से भी पावरफुल इंडिया के तौर पर ही डीलिंग की। साल 2020 के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी एक समिट में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक मंच पर नजर आए। ये वही चीन है जो मोदी पर अटैक करने के लिए कांग्रेस पार्टी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। ये वही चीन है जिसका सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते थे मोदी के पास 56 इंच की छाती नहीं है, नरेंद्र मोदी तो चीन से डरते हैं। राहुल दिन रात सुबह शाम वही चीन चीन वाला टेप बजाकर मोदी पर निशाना साधा करते थे। कांग्रेस हर रोज एक ही एजेंडा चलाया करती थी, चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे नरेंद्र मोदी।
मोदी ने जिनपिंग को लाल आंख भी दिखाया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को पीछे भी धकेला। मगर कांग्रेस के इकोसिस्टम की हिपोक्रेसी देखिए जब इंडियन आर्मी ने भारत के विदेश मंत्रालय को ऑन कैमरा बताया कि LAC पर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। LAC पर दोनों देश 2020 की स्थिति बहाल करेंगे, सैनिक पीछे हटेंगे, गलवान जैसा टकराव टलेगा। तो कांग्रेस ने उसमें भी एक शक ही जताया। जयराम रमेश ने ये लिखकर झूठ फैलाया कि मोदी की वजह से चीन के खिलाफ भारत का पक्ष कमजोर हो गया। मगर चीन करने वाली कांग्रेस ये भूल गई कि ये मोदी हैं जो पीछे नहीं हटते, पीछे हटाते हैं। और अब तो खुद चीन ने भी पब्लिकली आकर मान लिया कि LAC पर जो गतिरोध बना हुआ था, दोनों देशों ने उस गतिरोध को खत्म कर लिया है, मामला सुलझ गया है। Over a recent period of time, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels on issues related to China-India border. Now, the two sides have reached resolutions on relevant matters, which China speaks highly of. Going forward, China will continue to work with India to implement these resolutions. On the bilateral meeting that you mentioned, I answered similar questions yesterday. We will keep you updated if anything comes up. नरेंद्र मोदी के सख्त तेवरों ने चीन को बातचीत के टेबल पर बैठाकर मामला सुलझाने के लिए मजबूर कर दिया और ब्रिक्स समिट के लिए मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही चीन ने समझौते वाली खबर पर मुहर भी लगा दी। अब आप सोचेंगे कि इससे महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, पब्लिक के परसेप्शन पर पड़ेगा। इसलिए 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से पहले 22 और 23 अक्टूबर की तारीख को लैंडमार्क तारीख के तौर पर देखा जा रहा है। विरोधी माने या ना माने, नरेंद्र मोदी इस वक्त भी हिंदुस्तान की सियासत में वोटर्स को बीजेपी या कहे एनडीए की तरफ लाने वाले सबसे बड़े चुंबक हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में थोड़े से सेटबैक के बाद मोदी ने हरियाणा में जबरदस्त बाउंस बैक किया है और अब उसी का फायदा मोदी को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, इसे हरियाणा के पोस्ट पोल एनालिसिस के आंकड़ों से समझिए। हरियाणा में वोटिंग के वक्त 61% लोगों की पसंद पार्टी थी, लेकिन इनमें से एक बड़े तबके ने बीजेपी को चुना, यानी मोदी के नाम पर वोट दिया। हरियाणा के करीब 48% वोटर्स ऐसे थे जिनका मानना था कि अगर मोदी बीजेपी के नेता नहीं होते तो वो किसी और पार्टी को वोट देते। हरियाणा वाला यही पैटर्न महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक दिखाई दे सकता है। मोदी फैक्टर वहां भी हावी रह सकता है। रही बात इंडिया अलायंस की, तो इन दोनों ही राज्यों में उनका चांस बनता ही नहीं दिख रहा है। लोगों में जो उत्साह है, हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बढ़ी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनके सोच वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा। अभी तो चुनाव लड़ने से पहले एक दूसरे के घटक दलों को ये लोग सम्मान नहीं दे रहे, खुलकर ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं। तो जो लोग गठबंधन में सीट बंटवारे में ही एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, तो ऐसे में चुनाव में कैसे अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है। मोदी विरोधी गुट में सबसे ज्यादा खींचतान महाराष्ट्र में हो रही है। सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सिर्फ मीटिंग्स हो रही है। इन मीटिंग्स में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता नहीं दिख रहा। अंदर जो कुछ भी बात होती है वो बाहर आते आते कैसे महाअघाड़ी पर बैकफायर कर रही है, इसका कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। कितनी सीटों पर बातचीत अभी अटकी हुई है सर? थोड़ा सा कितनी सीटों पर बातचीत अटकी हुई है अभी? कितनी सीटों पर? बहुत थोड़े सीट सर, फिर भी 1 दर्जन सीट। अरे ना वाले जा। विदर्भ की सीटें हैं ज्यादा? विदर्भ की सीटें हैं ज्यादा?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नंबर नहीं अभी। लेकिन ये गठबंधन बना रहेगा क्या? ये एश्योरेंस, ये गठबंधन बना रहेगा, आप एश्योरेंस देते हैं? अरे पूरा रहेगा, अच्छा रहेगा, जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो महाअघाड़ी की सीट शेयरिंग वाली मीटिंग से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं करते हैं। बार बार सवाल टरकाने की कोशिश करते हैं। वो कैमरे पर भले ही ऑल इज वेल कह रहे हो, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इस गुट में फिलहाल तो कुछ भी ठीक नहीं है। ऑल इज वेल, लेकिन इस बयान से हेडलाइन ना बने इसलिए मैं आपको वापस एक बार इसी पे फोकस करने को लाऊंगा, क्योंकि ये सबसे अहम इशू है। हर कोई अभी ऊनो खेल रहा है, वो ऊनो कलर चेंजेस टू जो भी हो, तो मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार आपका सभी का फोकस इसी पे लाऊंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहता हूँ। पूर्ण सीट शेयरिंग झाल्यानंतर से आप लोगों की बैठक लगभग हाँ, 1.5 महीने से फॉर्म 24 अगर उस चर्चा में मैं होता तो मैं बता सकता, लेकिन मैं नहीं हूँ। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सबसे ज्यादा खींचतान विदर्भ की सीटों को लेकर हो रही है। ठाकरे गुट की शिवसेना विदर्भ की 17 सीटें कांग्रेस से चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये सीटें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो इन सीटों पर जीत सकती है। विदर्भ में 62 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से 288 सीटों वाले महाराष्ट्र की 22% सीटें आती हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने विदर्भ की 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी। यहाँ कांग्रेस ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी और महाअघाड़ी की जीती हुई 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस इसलिए विदर्भ की सीटों पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है, इसलिए वो महाअघाड़ी में होते हुए भी ठाकरे गुट की शिवसेना से दो हाथ कर रही है। चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटों के पेश से ज़्यादा सियासी खुड़पेच दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि इस अघाड़ी हो या चाहे गठबंधन हो, इनके जो खिलाड़ी लोग हैं, ख़ानदानी खिलाड़ी, वो अच्छी तरह से उनके सबके जो है वो ख्वाहिशें जो है वो एक ही हैं कि सत्ता के सिंहासन पे पहुँचें। एक चीज़ उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी जिस भी गठबंधन को लीड करेगी, उस गठबंधन में पेंच भी रहेगा और खुड़पैच भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो है वो डीएनए ही नहीं है। कांग्रेस का जो है वो सोच ही नहीं है कि वो जो गठबंधन के लोग हैं उन गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चल सके। सीट शेयरिंग को लेकर महाअघाड़ी जितनी देरी करेगी उसका उतना ज्यादा फायदा महायुति को होगा। महायुति में लीड लेते हुए बीजेपी पहले ही अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी कर चुकी है। शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी भी करीब करीब सब कुछ फाइनल कर चुकी है, लेकिन महाअघाड़ी अभी भी मीटिंग ही खेल रही है, बैठकों में ही व्यस्त है। कांग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं, प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन है। जो आज एमयू की बैठक हो रही है, क्या आज मामला सुलझ जाएगा? आपने बाला साहब थोरात को भेजा था, उन्होंने बातचीत की है उद्धव ठाकरे से, यहाँ पर आपको ब्यौरा दिया है। बिल्कुल, अभी बाला साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है और कुछ रास्ता बन सकता है ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद हमारी। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने जहां पर विवाद नहीं है वहां पर उन्होंने एबी फॉर्म देने शुरू कर दिए है। कांग्रेस की सीटें अभी भी लटकी हुई है, कब तक आपकी लिस्ट आएगी? किसने कहा है कांग्रेस की सीटें लटकी? हमारा सीएसी कल हो गया है, अभी कल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारे नेता आज हमारी नेत्री प्रियंका गांधी, इनका फॉर्म भरने के लिए सब लोग वायनाड गए हैं और कल हम लोग को उसको टिकट सबका जाहिर करेंगे। अलायंस से बना रहेगा, आपको विश्वास है? अलायंस बना रहेगा, अलायंस बना रहेगा। जो कुछ सीटों को लेकर डिस्प्यूट है उसमें अब झगड़ा या बात इतनी नहीं बढ़ेगी कि अलायंस टूट जाए। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि महायुति में कैसे सागर बंगले में जाइए, वर्षा बंगले में जाइए, कैसे कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ थोड़ा वो भी दिखाइए।
हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग का इशू, उनका तो सीट शेयरिंग के आगे निकल के आया है, उनका तो बहुत मारामारी है, लेकिन वो नहीं दिखाते हुए महाविकास आघाड़ी के बारे में दिखा रहे। अरे मुझे यही कहना है कि रास्ता बनाएंगे, इसलिए आज हमने वरिष्ठ हमारे नेता बाला साहब थोराट जी को भी शरद पवार जी के पास और उद्धव जी के पास हमने भेजे थे। अभी वो चर्चा करके आए हैं, अब मीटिंग में हम जा रहे हैं। सीटों पर बात अटकी है, अभी भी कितनी सीटें पर बातचीत बनी हुई है, मतलब अटकी हुई है? होगा अभी, आज आपको पता लगेगा। महाअघाड़ी में जारी इस उठापटक का सीधा फायदा महायुति को मिलने वाला है। पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब नोट कर रही है। महाविकास आघाड़ी केवल सीटों का झगड़ा नहीं है, उनमें तो सीएम कौन बनेगा इसका झगड़ा है। उद्धव साहब ने कह दिया कि सीएम पहले डिक्लेयर करो, इनफैक्ट वो तो कहना चाहते कि मुझे डिक्लेयर करो। उधर में नाना पटोले अपने आप में घूम रहे हैं, उधर में सिल्वर ओक में राजकन्या जो है उसकी तैयारी चल रही है। केवल सीटों का झगड़ा नहीं है, वहाँ तो सीएम कौन बनेगा इसका झगड़ा है। और सच तो ऐसा है कि महाराष्ट्र के जनता ने तय कर लिया है कि उनको विरोधी पक्ष नेता के लिए झगड़ना चाहिए, सीटों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए स्वाभाविकता से उसके निर्णय दिल्ली से होते हैं। यहाँ तो उद्धव साहब मत्था टेकने दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से वापस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ सब स्मूथ चल रहा है। और इन सब के बीच चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने चीन से एलएसी वाला विवाद निपटा राहुल की, कांग्रेस की सारी नेगेटिव स्ट्रेटेजी ही पंक्चर कर दी है। और इसके साथ साथ मोदी ने महाराष्ट्र की पूरी चुनावी पिक्चर भी बदल कर रख दी है। इस वक्त मथुरा में योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच अहम बातचीत चल रही है। इस मुलाकात से पहले योगी कृष्ण जन्मभूमि गए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा की। यह एक तस्वीर पूरे यूपी में देखी जा रही है। योगी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में योगी और संघ प्रमुख के साथ योगी की मुलाकात ने यादव परिवार की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश बीजेपी की तैयारी देखकर हार की वजह अभी से गिनाने लग गए हैं, क्योंकि अखिलेश को यह पता चल गया है कि यूपी में हरियाणा मॉडल एक्टिवेट होगा और मथुरा मॉडल प्लस होगा। 9 सीट पर 5000 मीटिंग्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। 2027 के सेमीफाइनल से पहले हर बूथ पर मैन टू मैन मार्किंग भी होगी। क्या है वो प्लान जिसे सोचकर ही अखिलेश पसीना पसीना हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कृष्ण भक्त योगी आदित्यनाथ हैं। योगी नंगे पैर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा कर रहे हैं। अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं। योगी जब भी मथुरा आते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। योगी भक्ति में डूबे हैं। ऐसा आपने अखिलेश यादव को कब देखा होगा? मथुरा की इन्हीं तस्वीरों से यूपी का उपचुनाव पूरी तरह बदल गया है। इसका एहसास अखिलेश यादव को भी है। अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए, जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। अभी तो यूपी में होने वाले उपचुनाव का नामांकन भरा जा रहा है। अभी से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने लगी है। अभी से अखिलेश हारने की वजह गिनाने लगे हैं। योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव को क्यों अपना वोट बंटने की चिंता होने लगी है? जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना,
पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। यूपी का उपचुनाव जितना अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, उससे कहीं अधिक योगी आदित्यनाथ के लिए है। बाई इलेक्शन के रिजल्ट से न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी उभरेगी, बल्कि उपचुनाव के परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव का रुझान तय कर देंगे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को नेशनल इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी 3 लेवल पर तैयारी कर रही है। 2 लेवल पर योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगठन और सरकार की तैयारियों का हर दिन जायजा ले रहे हैं। तीसरा लेवल संघ ने साधा है। संघ और बीजेपी ने यूपी का उपचुनाव जीतने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देख लीजिए। बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी ने वॉर रूम तैयार किया है। चुनाव प्रचार से जुड़ी टीम हर दिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को रिपोर्ट करेगी। टीम 30 में शामिल मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी 13 नवंबर तक उपचुनाव वाली सीटों पर कैंप करेंगे। वहीं सरकार के बाकी मंत्रियों को भी बारी बारी से सभी 9 सीटों पर भेजा जाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल भी सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा खुद सीएम योगी हर विधानसभा क्षेत्र में सभा और रोड शो करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी के लिए जितना जरूरी सरकार और संगठन का सपोर्ट है, उतना ही जरूरी संघ का सहयोग भी है। मोहन भागवत जब यूपी आते हैं तो योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात जरूर होती है, लेकिन इस बार यूपी में उपचुनाव है और बीजेपी पर अधिक से अधिक सीटें जीतने का दबाव है। ऐसे में योगी और मोहन भागवत की मुलाकात की चर्चा ज्यादा हो रही है। 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर खास प्लान तैयार कर रही है। आरएसएस ने विनिंग फॉर्मूला बनाया है, जिसे योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया है। आरएसएस यूपी में अधिक से अधिक वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने पर काम करेगी। संघ नुक्कड़ सभाओं, छोटे ग्रुप के साथ बैठक, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बेहतर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी समर्थकों को ले जाने और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर बीजेपी और संघ मिलकर काम करेंगे। यूपी में भी हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी है। इसके ब्लूप्रिंट पर योगी और मोहन भागवत की मीटिंग में फाइनल मुहर लग गई है। बीजेपी और संघ इस उपचुनाव में जाति पर ना वोट कटेंगे और न ही जाति के नाम पर वोट बटेंगे की रणनीति पर काम कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना का नैरेटिव चलाया। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चल गया और जो गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ खड़े रहते थे, वो सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऐसे ही दलित वोटर्स के साथ भी हुआ। गैर जाटव दलितों ने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ये दोनों ही वोटर 2014 और 2019 की लोकसभा और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन वोटर्स को वापस अपनी तरफ लाने का है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बाय इलेक्शन में इसका टेस्ट होगा। 9 की 9 सीट भाजपा जीत रही, डबल इंजन की सरकार जीत रही है, मोदी योगी जीत रहे हैं। 10वीं सीट तो सपा खुद पेच फंसा दी थी, मुकदमा वापस ले लेते, नहीं तो हम वो 10वीं सीट भी जीत जाते। हो गए झूठ, देखो झूठ की, हाँ वो काट की हांडी लग गई, लोकसभा में चीटिंग कर लिए, झूठ बोल लिए, हो गया। इस बार हारेंगे, सपा सारी सीटों पे हार रही। संघ और बीजेपी ने हिंदू एकजुटता के साथ साथ ओबीसी और दलित वोट बैंक को वापस लाने पर पूरा फोकस किया है। इसके लिए प्लान तैयार है। संघ के स्वयंसेवक और बीजेपी के मंत्री और नेता ओबीसी और दलित समाज के लोगों से मिलेंगे। उन्हें आरक्षण और संविधान को लेकर पार्टी और प्रधानमंत्री के स्टैंड की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने समेत ओबीसी और दलित समाज के लिए क्या काम किया, ये बताया जाएगा। इस फॉर्मूले को बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करेगी। आरएसएस बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 5 से 7 स्वयंसेवकों का ग्रुप तैयार करेगी। ये
स्वयंसेवक अपने अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। संघ ने उन इलाकों की भी पहचान की है जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम वोट हासिल हुए। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ ने करीब 5000 छोटी सभाएं करने का प्लान बनाया है। बीजेपी और संघ मिलकर यूपी में पार्टी को वापस विनिंग ट्रैक पर लाने में जुट गए हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने यूपी उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वजह है अलायंस पार्टियों की तरफ से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड। बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय था। बीजेपी 9 में से 8 सीट पर खुद लड़ने की तैयारी में थी, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी को देने पर सहमति बन चुकी थी। एक फॉर्मूला यह था कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाए, लेकिन निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ गई है। संजय निषाद पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। संजय निषाद की डिमांड है कि बीजेपी उसे मंझवा और फूलपुर की सीट दे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मंझवा से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब लोकसभा में पहुंच गए हैं। संजय निषाद यहां तक कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को अपना प्रत्याशी भी लड़ाना है तो उसे निषाद पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ाया जाए। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी भले भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगी और इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दीजिए। दिल्ली में संजय निषाद की जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद बीजेपी की लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम अभी भले ही सामने न आए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कई नेता नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, समाजवादी पार्टी का जो भी नेता नामांकन भरने जा रहा है वो नॉमिनेशन के बाद सीधे हारने की वजह गिना रहा है। कल करहल में तेज प्रताप यादव ने नामांकन किया था। आज कटेहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नॉमिनेशन किया। नामांकन के बाद से वोट लिस्ट से समर्थकों के नाम कटने, प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने जैसे आरोप शुरू हो गए हैं। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं। जब कटहरी के माने पूरे प्रधान को और कोठेदार को सबको हड़का रही थी, बुला बुला के मीटिंग कर रही थी, अब इससे ज्यादा बढ़ गया और क्या। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़ी टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए। क्या समाजवादी पार्टी को पहला वोट पड़ने से पहले ही पता चल गया कि इस बार वोट का पैटर्न बदलने वाला है? जिन वोटरों ने लोकसभा में साथ दिया वो विधानसभा में खिलाफ जाने वाले हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी हर सीट पर अपना सर्वे करवाती है। उसी सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। एक सर्वे की कहानी अखिलेश भी सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है। कोर्ट में केस दर्ज होने की वजह से चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हार के डर से चुनाव टाल दिया, लेकिन लगता है शायद यादव परिवार में अयोध्या को लेकर एक सहमति नहीं हुई है, वरना अपने भतीजे की बात रामगोपाल यादव ऐसे नहीं काटते। मिल्की सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? वो तो कानून नहीं हो सकता, हम कोई साजिश नहीं। योगी आदित्यनाथ तो
हिंदू वोट जोड़ रहे हैं, जातियों को बंटने से रोक रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस सपा के वोट बंटना तय हो गए हैं? दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 5 का फांस फंसा है। कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीट दी सिर्फ 2 और बाकी 6 सीट पर बिना किसी चर्चा के अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस को जो 2 सीटें मिली हैं, उसमें खैर में पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1514 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका सूर्यवंशी से नोटा को सिर्फ 60 वोट मिले। वहीं गाजियाबाद में कांग्रेस को 11,818 वोट हासिल हुए। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिले वोट जोड़ भी लें, तब भी बीजेपी प्रत्याशी के वोट इस नंबर से करीब 3 गुना अधिक थे। कांग्रेस का फोकस मंझवा सीट पर था। यहां से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। कांग्रेस की लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद समाजवादी पार्टी 2 के अलावा एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने 3 विकल्प है। पहला ऑप्शन है कि पार्टी को जो 2 सीट मिली है उन पर चुनाव लड़े, या फिर पार्टी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करे। तीसरा विकल्प है कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले उपचुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के रुख से साफ है कि यूपी में 9 सीट्स पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस के सामने 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जो 2 सीट्स समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, यानी गाजियाबाद और खैर, उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ ले। दूसरा विकल्प कि 9 सीट्स पर इंडिया गठबंधन में रहे और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दे, एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े। और तीसरा विकल्प यह है कि इंडिया गठबंधन के बाहर होकर 9 सीट्स पर अकेले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े। लेकिन ये तीनों ही विकल्प कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल के हैं, क्योंकि अगर वो गाजियाबाद और खैर में चुनाव लड़ती है तो अच्छा परफॉर्मेंस करना मुश्किल है वहाँ पर कांग्रेस के लिए। दूसरा विकल्प में अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए सभी सीट्स सपा को दे देती है तो कार्यकर्ताओं में खराब मैसेज जाएगा, और अगर इंडिया गठबंधन के बाहर होकर सभी 9 सीट्स पर अपने दम पर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो जीत हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। यूपी में कांग्रेस की जैसी हालत है, वैसे में कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का रिस्क उठा सकती है। ऐसे में नाराजगी के बावजूद यूपी कांग्रेस के नेता दिल्ली पर बात टालकर अपनी निराशा छिपाने में लगे हैं। लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया हुआ है और वो 5 सीटें हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है और निश्चित तौर से हमने 5 सीटों पर पूरी अपनी तैयारी करके रखी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर हम खड़े हैं। तो जैसे ये 9 सीट हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 5 कांग्रेस लड़े और 4 समाजवादी पार्टी? नहीं, हमने जो भारतीय जनता पार्टी की जो विनिंग सीट थी या जो इनके अलायंस की सीटें थी उसको हम लोगों ने मांगा था। जो बीजेपी और जो उनके अलायंस के लोग थे उसको हमने मांगा था। जैसे आप बता दीजिए कौन कौन सी सीट है? मझवा है, फूलपुर है, एक मीरापुर है, खैर और गाजियाबाद, ये 5 सीटें। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम गाजियाबाद और खैर दे देंगे, बाकी सीट हम नहीं देंगे। ये कांग्रेस को फैसला करना है कि वो क्या करे। अब देखिए, वो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है कि क्या लेना है क्या नहीं करना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से है, मिल के लड़ेंगे। यूपी में बीजेपी ने भले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन चुनावी तैयारियों में वो सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा सुलझ नहीं रहा।